नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हम बात करेंगे आज अपने अगले टेस्ट पर, और टेस्ट संख्या आपकी कितनी है? 6। साथियों, यह सीरीज हमारी हिंदी साहित्य की इन सभी टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट आदि सभी परीक्षाओं के लिए बड़ा ही उपयोगी है। तो साथियों, आज होली पर्व है और रंगों का त्यौहार है। सभी के लिए बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। चलिएगा, आज का टेस्ट शुरू करते हैं। तो साथियों, हमारा आज का प्रश्न है, पहला प्रश्न है कि पंत जी की रचनाओं का सही कालानुक्रम है। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर किया करिए और आप लोग उत्तर दिया करिए। पंत जी की रचनाओं का सही कालानुक्रम क्या है, बताएंगे। रचनाएं हैं कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, सत्यकाम और उत्तरा। इन रचनाओं में सही कालानुक्रम आपको बताना है, कौन सा आपका सही होगा। देखिए, इसमें हम सबसे पहले बात करें तो देखिए, उत्तरा उत्तरा जो रचना है आपकी, वो उत्तरा रचना है 1949 की, 1949 की है। और कला और बूढ़ा चांद 1958, कला और बूढ़ा चांद 1958। और उसके बाद हम बात करें लोकायतन 1964, लोकायतन जो है 1964 की रचना है। और उसके बाद सत्यकाम, सत्यकाम 1975 की रचना है। तो आपका अगर देखते हैं कालानुक्रम, तो यही आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि छायावादी छायावादी रचनाओं का जन्मानुसार सही कालानुक्रम क्या है। छायावादी जो रचनाकार हैं, उनके जन्मों का सही कालानुक्रम बताना है आपको, रचनाकारों का। तो रचनाकार कौन कौन है इसमें? सुमित्रा नंदन पंत, फिर जयशंकर प्रसाद, फिर महादेवी वर्मा, फिर निराला जी। तो इसमें आपको बताना है। देखिए, सुमित्रा नंदन पंत की बात करेंगे तो 1900, और प्रसाद की बात करेंगे तो 1889, और महादेव वर्मा जी की बात करेंगे तो 1907, और उसके बाद हम निराला जी की बात करेंगे 1899। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सही ऑप्शन तीसरा हो जाएगा, क्योंकि 1889, फिर 1899, फिर पंत 1900, और फिर महादेव वर्मा जी 1907। आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तीसरा ऑप्शन। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? पंत जी की पंत जी की रचनाओं का सही कालानुक्रम बताना है, पंत जी की रचनाओं का। और रचनाएं कौन कौन सी हैं आपकी? वाणी, स्वर्णधूल, युगपथ और अणिमा। तो आपको बताना है कौन सी आपकी सही इसमें से हो जाएगा कालानुक्रम। देखिए, हम बात करेंगे स्वर्णधूली, तो स्वर्णधूली आपकी 1947 की रचना है। और युगपथ युगपथ आपकी 1948-49 की रचना है। ठीक है, और कहीं कहीं 1949 भी दिया होता है, कहीं 48, तो 48-49। और उसके बाद हम बात करेंगे बाणी। तो जो बाणी है वो आपकी है 1957 की रचना है। और अरिमा आपकी लगभग वही 1952-53 की होगी, कंफर्म नहीं है, लेकिन ये आपका ऑप्शन इसमें मेरे हिसाब से सही हो जाएगा कालानुक्रम के अनुसार। ठीक है, 47, 48, फिर 57 लास्ट में है, तो इससे पहले ही अरिमा है। तो तीसरा ऑप्शन मेरे हिसाब से सही होना चाहिए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा महादेवी वर्मा के संदर्भ में सही कथन नहीं है। आपको सही कथन नहीं वो बताना है, कमेंट सेक्शन में आपको जल्दी से बताना है कि महादेवी वर्मा के संदर्भ में सही कथन इसमें से कौन सा नहीं है। पहला ऑप्शन है कि सायंद गीत काव्य संग्रह को शैक्सपियर पुरस्कार मिला है। महादेवी वर्मा मूलतः विरह और वेदना की कवित्री हैं। महादेवी वर्मा की काव्य रचनाओं में वैविध्यता नहीं मिलती है, और महादेवी वर्मा की कविताओं में संगीत काव्य का अनुयायी बनकर आया है। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, आपको वो बताना है, कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए, सांध्य गीत जो है वो आपका सांध्य गीत काव्य संग्रह को शैक्सपियर पुरस्कार मिला है, यह ऑप्शन गलत है। यह आपका ऑप्शन गलत है, क्योंकि शैक्सपियर जो पुरस्कार मिला है वो नीरजा रचना के लिए मिला है। किस रचना के लिए मिला है? नीरजा रचना के लिए मिला है। और देखिए, स्मृति स्मृति जो उनकी रचना है 1942 की, उसके लिए 1942 में उसके लिए उनको द्विवेदी पदक मिला है। और यामा रचना के लिए 1982 में उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। इसके अलावा 1988
में मरणोपरांत उनको सरकार ने पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया है। तो ये इन सभी चीज़ों को मेरी सुनकर नोट कर लें और आप लोग याद कर लें। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। सुमित्रानंदन पंत की रचनाओं का सही कालानुक्रम। देखिए रचनाएं कौन कौन सी हैं आपकी। रचनाएं हैं ज्योत्सना है और गद्यपथ और शिल्प, आपको शिल्प और दर्शन, और उसके बाद रचना है आपकी रजत शिखर। तो इन सभी रचनाओं में आपको देखना है कि कालानुक्रम क्या है। देखिए हम सबसे पहले बताते हैं जो ज्योत्सना रचना है, ज्योत्सना जो रचना है वो आपकी है 1934। गद्यपथ जो रचना है 1949। और रजत शिखर आपकी जो रचना है 1951। और शिल्प और दर्शन आपकी रचना है 1961। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य में महावीर प्रसाद द्विवेदी का योगदान नहीं है। हिंदी साहित्य में महावीर प्रसाद द्विवेदी का योगदान नहीं है, बताइए। समाज उपयोगी साहित्य का सृजन, स्वच्छंद कविता का निर्माण, भाषा का परिष्कार, खड़ी बोली की पूर्ण प्रतिष्ठा। इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही नहीं है वो आपको बताना है। तो जो आपका ऑप्शन इसमें से सही नहीं है वह है आपका स्वच्छंद कविता का निर्माण। यह महावीर प्रसाद द्विवेदी का योगदान इसमें से हिंदी साहित्य में नहीं माना जाता है। चलिए देखते हैं छायावादी कविता की प्रमुख प्रवृत्ति नहीं है। छायावादी कविता की प्रमुख प्रवृत्ति नहीं है वो आपको बताना है। और प्रवृत्तियां इनमें से कौन कौन सी हैं वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, वो हम लोग देखते हैं। तो प्रवृत्ति है सामाजिकता व उपदेशात्मकता, व्यक्तिक अनुभूतियों के चित्रण पर बल, और सही है ये ऑप्शन। संगीतात्मकता व नाद सौंदर्य, यह भी सही है। और राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना पर बल, यह भी सही है। तो सामाजिक व उपदेशात्मकता यह छायावादी कविता का मुख्य प्रवृत्ति नहीं है। ठीक है, याद रखना है आपको। और कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करते चलें, अपना ऑप्शन बताते चलें, उत्तर बताते चलें। सुमित्रानंदन पंत की रचनाओं का सही कालक्रम आपको बताना है। देखिए सुमित्रानंदन पंत की रचनाओं का आपको कालक्रम आपको सही बताना है। तो सही ऑप्शन इसका क्या होगा हम आपको बता देते हैं। सही ऑप्शन क्या होगा इसका, पहला ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा। और आपको यह कमेंट सेक्शन में आपको इन सभी रचनाओं का कालक्रम लिखना है। कालक्रम लिखना है सभी रचनाओं का, ये पाव नहीं है पल्लव होगा। तो कालक्रम लिखना है इन सभी पांचों रचनाओं का आपको कमेंट सेक्शन में। और मैं कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर और उसके कालक्रम लिख दूंगा, लेकिन आपको पहले कमेंट सेक्शन में लिखना पड़ेगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। निम्नलिखित में असत्य कथन पहचानना है। और कथन पढ़ लेते हैं हम लोग। पहला है रामचरित उपाध्याय द्विवेदी काल के श्रेष्ठ सूक्तिकार हैं। अगला है गया प्रसाद शुक्ल सनेही ने त्रिशूल उपनाम से राष्ट्रभक्त की कविताएं लिखी हैं। राम नरेश त्रिपाठी ने अपने रामचरित उपाध्याय द्विवेदी काल के श्रेष्ठ सूक्तिकार हैं। प्रबंधात्मक काव्यों में लौकिक प्रेम का उदात्तीकरण देश प्रेम के रूप में कर दिया गया है। श्रीराम शरणगुप्त द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। लेकिन इसमें कौन सा ऑप्शन आपका असत्य है, गलत है, वो आपको बताना है। तो ये सभी तीनों ऑप्शन सही हैं, चौथा ऑप्शन आपका गलत है। क्योंकि सियाराम शरणगुप्त द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि ना होकर कौन है, मैथिली शरणगुप्त हैं। मैथिली शरणगुप्त इनके भाई मैथिली शरणगुप्त द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। ठीक है, और देखते हैं आपका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है भक्ति आंदोलन को एक जातीय और जनवादी आंदोलन के रूप में देखने वाले आलोचक हैं। आपको बताना है भक्ति आंदोलन को एक जातीय और जनवादी आंदोलन के रूप में देखने वाले आलोचक कौन हैं। रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा, गियर्शन या रामविलास शर्मा। बताइए कौन हो जाएंगे इसमें सही ऑप्शन। तो भक्ति आंदोलन को एक जातीय और जनवादी आंदोलन के रूप में देखने वाले आलोचक कौन हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कौन हो जाएंगे साथियों। तो सही जवाब आपका हो जाएगा रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा सही जवाब है कि जो जातीय और जनवादी आंदोलन के रूप में देखते हैं भक्ति आंदोलन को। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा अनुदित काव्य संग्रह नहीं है। अनुदित जो नहीं है वो आपको बताना है कौन सा नहीं है। बिहार वाटिका, गंगा लहरी, कान्यकुब्ज अबला विलाप या स्नेह माला।
आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करें कौन सा आपका हो जाएगा। तो सही जवाब आपका कान्यकुब्ज अबला विलाप, कान्यकुब्ज अबला विलाप हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावादी कवियों को महत्व के दृष्टि कोण से वरीयता क्रम दिया है। छायावादी कवियों को महत्व की दृष्टि से बताइए, आचार्य शुक्ल के अनुसार किसको कितना महत्व दिया है, काल उनके दृष्टि से वरीयता क्रम आपको बताना है, लगाना है। तो सही ऑप्शन इसमें से कौन सा हो जाएगा, तो सही ऑप्शन आपको बताना है। तो साथियों इसमें से देखिए तीसरा ऑप्शन सही है, सुमित्रानंदन पंत, फिर जयशंकर प्रसाद, फिर निराला, फिर महादेवी वर्मा। यह महत्व की दृष्टि से उन्होंने आचार्य शुक्ल ने वरीयता क्रम रखा है। ठीक है, आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, जगत है सच्चा तनिक न कच्चा समझो बच्चा इसका भेद, श्रीधर पाठक की ये पंक्तियां किस रचना से उद्धृत हैं। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि स्वर्गीय वीणा से, मनोविनोद से, जगत सच्चाई सार से या कश्मीर सुषमा से, किस रचना से ली गई पंक्तियां हैं, ये आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएं कि कौन सा सही ऑप्शन होगा। तो साथियों सही ऑप्शन हो जाएगा जगत सच्चाई सार, जगत सच्चाई सार की ये पंक्तियां हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा, जगन्नाथ दास रत्नाकर, जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा रचित रचना नहीं है श्रृंगार लहरी, करुणाक्रंदन, वीराष्टक, कल काशी, कौन सी नहीं है। तो करुणाक्रंदन नहीं है, करुणाक्रंदन नहीं है। और किसकी है करुणाक्रंदन, आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है किसकी है करुणाक्रंदन रचना। जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कौन रचनाकार हैं करुणाक्रंदन रचना के। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, कौन से कवि आधुनिक युग का तुलसीदास माने जाते हैं। जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, सत्यनारायण कविरत्न, मैथिलीशरण गुप्त या नाथूराम शर्मा शंकर। बताइए जल्दी से बताइए किसको कहा जाता है, किसको कहा जाता है आधुनिक युग का तुलसीदास। तो साथियों देखिए मैथिलीशरण गुप्त को आधुनिक युग का है ना क्या कहा जाता है, आधुनिक युग का तुलसीदास कहा जाता है। ठीक है, आधुनिक युग का तुलसीदास। और देखिए अगर हम बात कहें आधुनिक कबीर किसे कहा जाता है, तो आधुनिक कबीर कहा जाता है नाथूराम शर्मा शंकर को। ठीक है, आधुनिक कबीर। और हरिऔध को आधुनिक सूरदास कहा जाता है। ठीक है, याद रखना आपको। लेकिन यहाँ पूछा गया आधुनिक युग तुलसीदास, तो मैथिलीशरण गुप्त को कहा जाता है। तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, अगला क्या है, द्विवेदी युगीन कविता की विशिष्टता है। द्विवेदी युगीन कविता की विशिष्टता है मुक्त छंदों का प्रयोग, पारंपरिक एवं लोकप्रिय छंदों का प्रयोग, आत्मविव्यक्ति की प्रबलता या नारी सौंदर्य की सूक्ष्म व उदात्त अभिव्यक्ति। बताइए जो द्विवेदी युगीन की कविता की विशिष्टता है, बताइए इसमें से कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा। तो साथियों पारंपरिक एवं लोकप्रिय छंदों का प्रयोग। ठीक है, पारंपरिक एवं लोकप्रिय छंदों का प्रयोग, ये द्विवेदी युगीन कविता की विशेषता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। पहला युग्म है विरह का जलजात जीवन, विरह का जलजात ये नीरजा से है। ठीक है, कैसे कहती हो सपना अले उस मूक मिलन की बात, भरे हुए अब तक फूलों में मेरे आंसू उनके हास, ये निहार की है। ये भी सही है कि ये पंक्तियां निहार की हैं। और पंथ रहने दो परिचित प्राण रहने दो अकेला, यह जो पंक्तियां हैं दीपशिखा से हैं। और यह भी ऑप्शन आपका सही है। विस्मृत नव का कोई कोना मेरा ना कभी अपना होना, ये पंक्तियां आपकी किस रचना से हैं, रश्मि से नहीं है तो किस रचना से हैं, कमेंट सेक्शन में लिखें किस रचना से हैं। तो यह जो पंक्तियां हैं वो हैं सांध्य गीत से। किससे हैं, सांध्य गीत से ली गई ये पंक्तियां हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है साथियों, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहें कौन सा आपका ऑप्शन है। साकेत को जीवनदायिनी काव्य, साकेत को जीवनदायिनी काव्य मानने वाले विचारक हैं कौन है, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर रामविलास शर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या नंदुलारे वाजपेयी, कौन हो जाएंगे। तो साथियों इनमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन से
विचारक जो साकेत को जीवनदानी काव्य मानते हैं कौन है? तो साथियों सही उत्तर आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि नंददास कृत रस पंचाध्यायी पद्धति पर भ्रमर दूत की रचना करने वाले विद्वान कौन हैं? नंददास कृत रस पंचाध्यायी की पद्धति पर भ्रमर दूत की रचना किसने की है? सूरदास ने, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने, सत्यनारायण कविरत्न ने, जगन्नाथ दास रत्नाकर ने। किसने की है? तो नंददास कृत रस पंचाध्याय की पद्धति पर भ्रमर दूत की रचना सत्यनारायण कविरत्न, तीसरा ऑप्शन सही है, सत्यनारायण कविरत्न द्वारा की गई है। तो साथियों आज का आपका आखिरी प्रश्न है क्या कि छायावादी काव्य भाषा के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है आपको जल्दी से बताना है। कौन सा कथन सही नहीं है? भाषा में उत्कृष्ट बिंब धर्मिता विद्यमान है, सही है। खड़ी बोली संगीत विधान से ओतप्रोत है, सही है। भाषा में कल्पना शक्ति में उत्कृष्ट गुण विद्यमान है, बिल्कुल सही है। और आपका आखिरी है कि संस्कृत निष्ठ तत्सम प्रधान शब्दावली के साथ ही तद्भव देशज एवं विदेशी शब्दों की बहुलता है, नहीं, तत्सम प्रधान तो है लेकिन ये सब चीज़ें आपकी क्या है? नहीं है। तो छायावादी जो रचनाएं हैं, छायावादी का भाषा है, उसके संदर्भ में आपका चौथा ऑप्शन गलत है। तो आपका यही चौथा ऑप्शन हो जाएगा। तो साथियों आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपको ये टेस्ट सीरीज कितना आपको लाभान्वित कर रही है। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मेरा आपसे अनुरोध है, क्योंकि मुझे ऊर्जा मिले ताकि यह टेस्ट सीरीज़ अनवरत ऐसे ही सुचारू रूप से आपके लिए लाता रहूं। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। इस टेस्ट सीरीज़ के जो भी टेस्ट हो रहे हैं उनकी PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाके, या टेलीग्राम चैनल जो है, या टेलीग्राम चैनल के अलावा भी एक हमारा ग्रुप है, उससे जुड़ सकते हैं और वहाँ अपने प्रश्नों को भी आप साझा कर सकते हैं, सुझाव भी दे सकते हैं। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।